स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के अंदर 1971 का बदला लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका हर एक अस्तित्व मिटाया जा रहा है। मैं लेटेस्ट खबर आपको बता दूं कि बांग्लादेश के बैंक नोट पर जो फोटो था शेख मुजीबुर रहमान का, अब उसको हटा दिया गया है। और साथ ही साथ शेख हसीना के ऊपर एक बड़ा ट्रायल बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हो रहा है और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, कि उन्होंने सिविलियंस की हत्या की है। आप देख सकते हो खबर, शेख हसीना चार्ज्ड विद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग बांग्लादेश प्रोटेस्ट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है, कौन कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई हैं और ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, क्या आरोप लगाए गए हैं शेख हसीना के ऊपर, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, और सिर्फ शेख हसीना नहीं, 2 और सीनियर जो ऑफिशियल्स थे उनके सरकार में, उनके ऊपर भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज लगाया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान, जो पिछले साल स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था, उसके अंदर उन्होंने वायलेंट क्रैकडाउन किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की हत्या हुई। और यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें पाया गया है कि शेख हसीना डायरेक्टली ऑर्डर की थी स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि यहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर प्रहार किया जा सके। खैर, ये जो पूरा प्रोटेस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आखिरकार हुआ क्या था। 2024 के स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, शेख हसीना की सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल सिविल सर्विस कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, प्रिविलेज्ड ग्रुप थे, डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको यहां पर कोटा दिया जा रहा था जॉब्स के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स को और यूथ लेड ग्रुप्स को पसंद नहीं आ रहा था। और इसी की वजह से बांग्लादेश के अंदर बड़े स्तर पर जो पूरा प्रोटेस्ट है वो आपका स्टार्ट होता है। और उनकी डिमांड ये थी कि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए और जो कोटा सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। और अल्टीमेटली आप देख सकते हो जो पूरा प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे करते करते काफी बड़ा हो गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया। और आरोप यह है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि उन्होंने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ये मैं आपको यूएन का एस्टीमेट बता रहा हूं कि 1400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड हुए थे, और कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अबडक्ट कर लिए गए थे, टॉर्चर किया गया था, डिसअपियर हो गए थे। जो जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको हैरेस किया गया था। ये सारे आरोप यहां पर शेख हसीना की सरकार के दौरान लगाए गए। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि यहां पर एक ट्रिब्यूनल के द्वारा, और मैं आपको बता दूं ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, राइट, तो उसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, जो वेस्ट पाकिस्तान था, उनके जो ऑफिशियल्स ने काफी ज्यादा अत्याचार किया था। मतलब इतने महिलाओं का रेप करना, मतलब इतना दुर्व्यवहार किया गया बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसी की वजह से 2 साल के बाद 1973 में एक कानून पास किया गया था बांग्लादेश में, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसके तहत 195 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, आर्मी थे, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनके ऊपर यहां पर चार्जेस लगाया जाना था। और यहां पर जो उन्होंने वॉर कमिट किया था उसके तहत यहां पर एक पूरा ट्रायल चलना था। लेकिन होता क्या है कि 1974 के बाद जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि ये सब कुछ भूल दिया जाता है। लेकिन वापस से शेख हसीना जब पावर में आती हैं, तो आप देख सकते हो 2009 में उन्होंने इस एक्ट के अंदर बदलाव किया, और इस बदलाव में ये कर दिया कि बांग्लादेश के अंदर भी कई ऐसे सिविलियंस थे, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इस पूरे वॉर क्राइम में शामिल थी, तो उनके
इनके ऊपर ट्रायल करना स्टार्ट किया गया। आप समझ रहे हो, 1971 की ये घटना थी और शेख हसीना 2008-9 में जब पावर में आती हैं तो उन्होंने वापस से इसका जो पूरा ट्रायल है वो स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए उन्होंने 1973 का जो कानून था उसके अंदर बदलाव किया कि सिविलियंस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इसको देखते हुए यहां पर उन्होंने 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल बनाया जिसको हम इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये वही ट्रिब्यूनल है जो शेख हसीना ने बनाया था और इसी ट्रिब्यूनल ने आज के डेट में शेख हसीना के ऊपर चार्ज लगाए हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। तो आई होप कि ये ट्रिब्यूनल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं 2009 में जब ये ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया था शेख हसीना के द्वारा, तो उस समय जो पहले मेंबर्स थे यहां पर जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे वो थे जमाते इस्लामी के मेंबर्स। और जमाते इस्लामी में आपको बता दूं ये वो लोग थे जो चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश एक अलग देश बने। 1971 में वो चाहते थे कि पाकिस्तान के वो साथ रहें, लेकिन जमाते इस्लामी का कहना है कि देखिए 1971 में हमारा कोई रोल नहीं था, हमने यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं किया था, एट्रोसिटीज़ नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर जो ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया गया था उन्होंने इस चीज़ को माना कि नहीं, इन्होंने गलत किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे और यही कारण है कि इनके बहुत से लीडर्स को यहाँ पर जेल में रखा गया। और अभी हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट लीडर है 1971 में जिसका काफ़ी रोल रहा है, जिसने मैसेकर किया था बांग्लादेश में। इसका नाम है ATM अजहरुल इस्लाम और इसको अभी छोड़ दिया जाता है, ये जेल से बाहर आ गया है। आप समझ रहे हो, जैसा मैं आपको कह रहा था ना कि 1971 का बदला लिया जा रहा है एक तरह से, तो एक प्रकार से यहाँ पर जो जिन लोगों ने एट्रोसिटीज़ की थी, मैसेकर किया था 1971 में, उनको जेल से बाहर छोड़ा जा रहा है और शेख हसीना के ऊपर अब यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर चार्जेस क्या लगाए गए हैं? सबसे पहला है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, जिसके अंदर ये बोला गया है कि उन्होंने सिविलियंस की हत्या की है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सिविलियंस उनकी हत्या की है। एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस किया है, लोगों को गायब कर दिया है। टॉर्चर किया है, इलीगल डिटेंशन किया है। तो ये होता है आपका क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दूसरा है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उन्होंने पर्सनली ऑथराइज किया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करो। यहां पर जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनका क्लेम है कि इट वाज अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड अटैक ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर गलत तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ प्रेस को शट डाउन कर दिया गया, इंडिपेंडेंट मीडिया को ख़त्म कर दिया गया, पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। तो ये सारे चार्जेस शेख हसीना के ऊपर लगाए गए। और सिर्फ शेख हसीना नहीं, यहाँ पर 2 और लोगों के ऊपर है। असदुज्जमान खान जो कि होम मिनिस्टर थे शेख हसीना के सरकार के दौरान, और साथ ही साथ एक्स पुलिस जो चीफ हैं चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, तो उन दोनों के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए हैं सेम जो शेख हसीना के ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ट्रायल है बांग्लादेश में वो 16 जून से स्टार्ट होना है और इनको बोला गया है, समन किया गया है तीनों लोगों को, शेख हसीना को और इन दोनों लोगों को, कि आपको इस ट्रायल में शामिल होना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि शेख हसीना तो इस समय दिल्ली में है, मतलब इंडिया में। अब कहाँ पर है एग्जैक्टली वो लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक इंटेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से आपको याद होगा पिछले साल शेख हसीना को भागना पड़ा था और वो भारत में आई थी लिविंग इन सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल। और बांग्लादेश ने यहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा है भारत को एक्स्ट्राडिशन के लिए कि आप शेख हसीना को वापस भेजिए बांग्लादेश, उनके ऊपर ट्रायल चलना है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। तो देखना होगा कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में भी आप जान ही रहो काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी हुआ। शेख हसीना जब भारत आई तो आप सब जानते हैं मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा फिगर बताने की कोशिश की गई कि मोहम्मद यूनुस सब कुछ संभाल लेंगे, काफ़ी कुछ बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर एक अलग ही आपको माहौल देखने को मिलेगा, स्पेशली आर्मी चीफ के साथ। जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उनके बीच और यूनुस के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिल रही है, स्पेशली इलेक्शंस को लेकर। आर्मी चीफ चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो इस साल के एंड तक करा दिए जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, अगले साल हम इलेक्शंस कराएंगे। तो ये भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है? देखो, ये जो पूरा ट्रायल स्टार्ट हो रहा है ना, शेख हसीना के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, इसका कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्वागत भी किया है कि हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का भी कहना है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन को हम बैक कर रहे हैं, लेकिन
प्रॉपर प्रूफ के साथ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब भारत के लिए डायलेमा यही है कि देखो, शेख हसीना को हम लगातार सपोर्ट करते आए हैं और इसीलिए करते आए हैं क्योंकि जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं बांग्लादेश के अंदर, जो गलत गलत चीज़ें करते हैं, उनके ऊपर शेख हसीना ने क्रैकडाउन किया था। तो ये भारत के सिक्योरिटी के लिए बढ़िया था। लेकिन अब जैसा कि माहौल चल रहा है इस समय, यूनुस आ गए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो रिलेशंस हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो ठीक नहीं है। और इसका देखिए फ्यूचर पे भी इंप्लीकेशंस हो सकता है, इंपैक्ट आ सकता है। अगर शेख हसीना कन्विक्ट हो गई, मतलब ट्रायल के बाद क्या वो दोषी हैं, नहीं दोषी हैं, अगर वो दोषी करार दी गई तो ये शायद पहली बार होगा रिसेंट हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो ये साउथ एशियन के किसी गवर्नमेंट हेड को एक प्रकार से क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में कन्विक्ट किया जा रहा है और इसकी वजह से एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो सकता है पूरे साउथ एशिया के अंदर। अगर वो कन्विक्ट नहीं की गई तो हो सकता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा सिविल अनरेस्ट हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, रिवेंज ऑफ 1971। बेसिकली क्या है ना कि पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं हाफिज सईद है और उसका जो आउटफिट है जमातुद दावा, उसने यहां पर क्लेम किया है कि शेख हसीना को हटाने में इस आउटफिट का भी रोल था। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, 1971 में जो मैं आपको बोल रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, बांग्लादेश बन गया, राइट। और इसमें भारत की जो मिलिट्री है उसने बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था, बिना भारत के मिलिट्री के वो नहीं हो पाता। तो पाकिस्तान आर्मी ने यहां पर एक प्रकार से कोलैबोरेट किया था जमाते इस्लामी के साथ। मतलब बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी है जिनके ऊपर अभी ट्रायल चला था ना, मैंने आपको बताया शेख हसीना ने 2009 में जो ट्रिब्यूनल बनाया था, तो पाकिस्तान आर्मी ने इनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया था ताकि अत्याचार किया जाए, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर लिटरली अत्याचार किया जाए। और इसी की वजह से हाफिज सईद और जमातुद दावा ये लोग क्या करते हैं, ये इनका कहना है कि बांग्लादेश का ये जो क्रिएशन हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार है और इसको ये लोग थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और इसीलिए इनके द्वारा, इनके जो कुछ लीडर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जमातुद दावा के लीडर्स हैं सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी। उन्होंने अभी रिसेंटली स्पीच दिया था, अभी कुछ हफ्ते पहले, उसमें बताया कि कैसे जमातुद दावा का भी रोल रहा है, हाफिज सईद की पार्टी का भी रोल रहा है ताकि शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया जा सके, खदेड़ा जा सके। तो ये कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हमने 1971 का बदला लिया। और ये लोग यही कहते हैं कि कश्मीर में भी जो है हम इंसर्जेंसी करेंगे, अटैक्स करेंगे। तो ये भी आपको इसके पीछे का कारण देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जो मैं आपको बोल रहा था ना नोट्स के ऊपर, अभी जितने भी नए करेंसीज निकल रहे हैं बांग्लादेश में, उसमें कहीं पर भी शेख मुजीबुर रहमान का जो फोटो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर हैं, आर्ट फॉर्म है, उन सबको अब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो एक प्रकार से देखो, जो पहले वाले नोट्स हैं वो भी चलते रहेंगे, लेकिन जो नए नोट्स हैं उसमें शेख मुजीबुर रहमान को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो टर्म है ना क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं, मतलब कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है? इन चार में से 3 इंक्लूड होती हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, एक इंक्लूड नहीं होता है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल करिएगा। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE।
अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।